Friends, how are you? Yeah, I am Ratish Kumar and I am going to discuss part 4 of French Revolution. Part 4 of French Revolution, the topic is the outbreak of the revolution. The outbreak of the revolution मतलब revolution की शुरुआत, कैसे शुरू हुआ revolution. So, ऐसे पहले के तीनों वीडियो में ऑलरेडी इस बात का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर था, फ्रेंच गवर्नमेंट भी बिल्कुल ही बैंकक्रप्ट हो गई थी, फ्रांस बाहर में वार कर रहा था, बहुत देशों में लड़ रहा था अपने सुपरमेसी के लिए, जिस वजह से वहाँ पे ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी हो गया था, थर्ड स्टेट के ऊपर सारा बर्डन था, कॉमन पीपल के ऊपर सारा बर्डन था, कॉमन पीपल का भी बहुत बुरा हाल था, लेकिन फिर भी किंग को मजबूरी था कि वो टैक्स को उसे बढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि किंग के पास पूरा खजाना खाली था, ट्रेजरी वाज एम्प्टी एंड व्हेन लुइस 16 ascended the throne, treasury was empty, which we already discussed in part 2 of the video, part 2 in French Revolution. So in such a situation किंग वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, उसको बढ़ाना था और थर्ड स्टेट बिल्कुल ही टैक्स देने लायक नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वो इतना टैक्स था उसके ऊपर, तो दोनों साइड से एक्सट्रीम सिचुएशन था। तो वहाँ पे फ्रांस में एक सिस्टम था कि अगर टैक्स बढ़ाना है तो किंग को स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। स्टेट जनरल्स जो भी हम लोग देखेंगे फिर, तो स्टेट जनरल्स में तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते थे। जैसे फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव जाते थे। ओल्ड रेजिम में पहले सिस्टम यही था, बहुत सालों से ऐसा चला आ रहा था। लेकिन इसके पहले जो टैक्स बढ़ा था, पिछले किंग ने जो टैक्स बढ़ाया था वो काफ़ी साल पहले बढ़ाया था। उस समय थर्ड स्टेट में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो आसानी से फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट मिल करके टैक्स बढ़वा लेता था, क्योंकि ऐसा सिस्टम था कि फर्स्ट स्टेट को 300 मेंबर होते हुए भी एक वोट था, सेकंड स्टेट को 300 मेंबर होते हुए भी एक वोट था, और थर्ड स्टेट को 600 मेंबर होते हुए भी एक ही वोट था। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पे तो टैक्स लगता नहीं था, तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट हमेशा अपना एक एक वोट से मतलब 2 वोट हो जाता था, और थर्ड स्टेट का 1 वोट से अपोज करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि 2 और 1 के में कहने को दिखाया जाता था कि डेमोक्रेसी भी हो गया, लेकिन हमेशा फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट का मिल के 2 वोट, जबकि 600 मेंबर थे दोनों मिला के, और इसका 600 मेंबर का एक ही वोट था। तो इसको ये अपोज कर रहा था। इस बार का जो थर्ड स्टेट था वो काफ़ी एजुकेटेड भी था, मिडिल क्लास ऑलरेडी इमर्ज कर गया था, तो ये लोग चाह रहे थे कि नहीं, सब मेंबर को एक एक वोट हो। इंस्टीड ऑफ 1 वोट फॉर 1 ग्रुप, देयर शुड बी 1 वोट फॉर ईच एंड एवरी मेंबर, सो दैट ईच एंड एवरी मेंबर विल गिव द वोट। ये इनकी थर्ड स्टेट की डिमांड थी, लेकिन किंग ने इस डिमांड को नहीं माना। हालांकि स्टेट जनरल के मीटिंग में वुमेन को जाना मना था और बहुत सारे लोगों को जाना मना था, लेकिन उन लोगों ने अपना बहुत सारा लेटर दिया था, बहुत सारा डिमांड रखा था। 40,000 लेटर किंग के पास गया, यहाँ तक कि पीजेंट्स को भी जाना मना था। थर्ड स्टेट के जनरल के मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पीजेंट्स मतलब किसान भी नहीं जा सकते थे, जो 90% पॉपुलेशन के थे। तो ये सिस्टम था, तो इसका ये विरोध कर रहे थे थर्ड स्टेट वाले, लेकिन किंग नहीं माना। और किंग के नहीं मानने के बाद क्या हुआ कि ये लोग खैर पहुंच गए कोर्ट में, और कोर्ट का भी सिस्टम इतना ह्यूमिलेटिंग था थर्ड स्टेट के लिए, क्योंकि जैसे किंग सामने बैठा है, एक तरफ फर्स्ट स्टेट के लोग बैठे हैं 300 मेंबर, दूसरी तरफ सेकंड स्टेट के 300 मेंबर बैठे हैं, और थर्ड स्टेट वाले को पीछे में खड़ा होना पड़ता था। तो जिस वजह से ये लोग प्रोटेस्ट, इससे भी ये लोग ह्यूमिलेट फील कर रहे थे, और ये लोग ने किंग से डिमांड किया कि अब एक एक वोट किया जाए। किंग नहीं माना, तो इन लोगों ने कंप्लीट बायकॉट करके निकल गए, सारे थर्ड स्टेट वाले किंग के कोर्ट से निकल गए, और ये लोग चले गए टेनिस कोर्ट में।
एक पैलेस के अंदर टेनिस कोर्ट था। उस टेनिस कोर्ट में जाकर के इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि नाउ वी आर द असेंबली ऑफ फ्रांस। पहली बार मतलब ऐसा एक रिवोल्ट हुआ कि थर्ड स्टेट, जो कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव वाले लोग, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने आप को 600 मेंबर निकल के चले गए टेनिस कोर्ट में और क्लेम कर दिए कि वी आर द असेंबली ऑफ फ्रांस, मतलब हम लोग यहाँ के असेंबली हैं, मतलब विधानसभा, ये पार्लियामेंट है, हम लोग जो लॉ बनाएंगे वही मानना होगा। और इनको दो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन लोगों में एक मीराबिऊ था और एक अब्बेसै थे। मीराबिऊ वाज ए नोबल, वो एक नोबल फैमिली का था, लेकिन वो जस्टिस चाहता था, इक्वालिटी चाहता था। अब्बेसै वाज ए प्रीस्ट, वो एक क्लर्जी ग्रुप से आता था, लेकिन वो भी इक्वालिटी चाहता था, तो वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया और ये नेशनल असेंबली वाले अपना लिखना शुरू कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये घटना घट रहा था, मई में हुआ था ये घटना। और इसी बीच बाहर के एरिया में भी फ्रांस में स्थिति बहुत ख़राब था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर था लोगों का, हार्वेस्ट भी बहुत ख़राब हुआ था, ब्रेड की कमी हो गई थी। और ब्रेड वाले लोग जो थे, बेचने वाले, वो होर्डिंग कर लिए थे, शॉप में ब्रेड खाने को रोटी नहीं मिल रहा था। इसमें एक बहुत अच्छा एक एपिसोड भी है, किसी नोवेल में मैंने पढ़ा था कि सब थर्ड स्टेट के औरतें क्वीन के पास गई, बोली किंग के पास कि मुझे रोटी नहीं मिल रहा है बच्चों को। तो क्वीन को ये भी नहीं मालूम था कि रोटी और ब्रेड में क्या अंतर है। तो क्वीन ने कहा कि ब्रेड नहीं मिल रहा है तो रोटी केक खाइए लोग। क्वीन को मतलब ब्रेड और केक में डिफरेंस नहीं मालूम था, क्योंकि वो रेगुलर केक वो लोग खाते थे। तो बोली कि क्या फ़र्क पड़ता है, ब्रेड नहीं मिल रहा है मतलब रोटी जिसको हम लोग बोलते हैं नहीं मिल रहा है तो केक खाए। तो मतलब ये एक बहुत रिमार्केबल उसका एक रिमार्क था जो कि काफ़ी हिस्ट्री में फेमस है। तो इससे पता चलता है कि किंग और कितने कंसर्न थे लोगों के प्रति। तो खैर ये बहुत बुरा हाल था बाहर के सोसाइटी में। इसके बाद आउटब्रेक बाहर भी होने लगा, जनता भीड़ लगाने लगी राशन शॉप पे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा था। तो और साथ में हल्ला ये हो गया कि किंग भी अपना आर्मी को, ट्रूप्स को छोड़ दिया है और सब लोगों को मारने के लिए, सब पीजेंट्स को पूरा ज़मीन छीनने के लिए, आग लगाने के लिए फसल में। और उधर बैसेले वाला घटना भी 14 जुलाई का हुआ जो फर्स्ट पार्ट में बताए थे। तो वहाँ भी किंग का आर्मी निकल गया था जो कि लोगों ने प्रिजन को तोड़ दिया। सभी जगह कंट्री साइड में लोगों ने छीन लिया, सब कुछ तोड़ दिया, जगह जगह पे अटैक करना शुरू किया कॉमन पीपल ने। जितने भी नोबल्स के घर है, जो भी मैनोरियल ड्यू है, जो पैलेस है गांव-गांव में नोबल्स लोगों का, चर्च का, सभी जगह को लोगों ने छीनना शुरू किया। सारा पुराना कागज़ जलाना शुरू कर दिया जिसमें कि टैक्स वगैरह का ड्यूज था। एक तरह का पूरी तरह से फ्रांस। व्हाट आई एक्सप्लेन यू वी हैव टू सी इन द बुक ऑल्सो। सो monarch called the meeting of state generals. See here, states, E-S-T-A-T-S, states general, to pass his proposal for new taxes. स्टेट जनरल को बुलाया था मोनार्क। और स्टेट जनरल क्या था, तो पॉलिटिकल बॉडी था जिसमें कि तीनों स्टेट के लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव थे। लास्ट टाइम जो टैक्स बढ़ाया गया था वो 1614 में हुआ था, काफ़ी पहले हुआ था। उस समय मिडिल क्लास की तरफ से कोई भी, थर्ड स्टेट की तरफ से मिडिल क्लास नहीं था। तो किंग लोग को नहीं मालूम था कि इस बार क्या होने वाला है। मिडिल क्लास इस बार ज़्यादा कॉन्शस हो गया है थर्ड स्टेट में। तो खैर एनीवे 5 मई 1789 को लुइस 16 ने असेंबली बुलाया था, स्टेट्स का असेंबली जनरल, असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल, टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के बारे में 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, 300, और थर्ड स्टेट के 600 थे। फिर इन लोगों को कैसे ह्यूमिलेट किया गया, पीछे बैठाया गया, थर्ड स्टेट खड़ा किया गया और फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वाले आगे बैठे थे, ये सब हम लोग पढ़ा। वुमेन, पीजेंट, आर्टिजन लोगों को नहीं बुलाया जाता था, उन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं बुलाया जाता था, तो वो लोग अपना लेटर के थ्रू अपना ग्रीवांसेस भेजते थे। ये सब मैंने डिस्कस किया। और वोटिंग का सिस्टम को भी ये लोग विरोध कर रहे थे थर्ड स्टेट वाले, क्योंकि एक एक वोट, तीनों स्टेट को एक एक वोट मिला था, जबकि ये लोग 600 मेंबर में थे, थर्ड स्टेट वाले के 600 थे, उनको भी एक वोट,
और सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट वाले को 300 मेंबर थे, उनको भी एक वोट, और ये दोनों मिल के 2 वोट हो जाते थे और हमेशा टैक्स बढ़वा लेते थे। तो इसलिए एक तरह से थर्ड स्टेट वाले इस बार चाह रहे थे कि नहीं, सब मेंबर को एक वोट हो। और ये लोग रूसो के इस प्रिंसिपल पे भी चल रहे थे, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने ये सब फिलॉसफी दिया था कि सबको एक वोट होना चाहिए। लेकिन किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो सारे थर्ड स्टेट वाले वॉकआउट कर दिए और असेंबली से बाहर चले गए। और 20 जून को ये लोग हॉल में इंडोर टेनिस कोर्ट में ये लोग असेंबल हो गए, वर्साइल के ही ग्राउंड में, पैलेस के अंदर टेनिस कोर्ट था, उसी में ये लोग असेंबल होकर अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिए। मतलब फ्रांस का पार्लियामेंट की तरह उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कसम खाया कि हम लोग डिस्पर्स नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, जब तक कि हम लोग फ्रांस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले। और इसमें किंग के पावर को कम कर देंगे, लिमिट कर देंगे। जो मतलब लॉके, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने अपना थ्योरी दिया था, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इनको लीड कर रहे थे मिराबियो एंड अब्बेसे, जिनके बारे में मैंने बताया। ये एक नोबेल मैन थे मिराबियो, तब भी इनका साथ दे रहे थे। और ये अब्बेसे क्लर्जी से थे, प्रिस्टली क्लास के थे, जिनको कि इन लोग फ़ायदे वाले ग्रुप में रहते थे। फर्स्ट ये सेकंड स्टेट के थे मिराबियो, और अब्बेसे थर्ड स्टेट के। लेकिन ये लोग अब्बेसे फर्स्ट स्टेट के थे, क्लर्जी, लेकिन ये लोग थर्ड स्टेट को मदद कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात है, महानता है ये, इट वाज ए वेरी गुड थिंग। तो क्या इन लोगों ने अपना किया, और इन लोगों ने फ्यूडल प्रिविलेज को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट किया। और इस बीच मैंने आपको बताया कि बाहर के एरिया में, जैसे इधर नेशनल असेंबली अपना काम कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा था, और बाहर के एरिया में काफ़ी क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस, ब्रेड नहीं मिल रहा था, पूरा फ्रांस में रिवोल्ट शुरू हो गया, बाहर में जनता एजिटेटेड हो गई। एजिटेटेड क्राउड जो है बैसिले को डिस्ट्रॉय किया था 14 जुलाई को, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए। वुमेन लोग भी स्टॉर्म कर दी बेकरी शॉप को, सभी जगह को। और बाहर में भी, गांव वाले इलाका में भी एक हल्ला हो गया था कि राजा अपना सेना भेज रहा है जो खेत को जला देगा। और तो ये लोग क्या किए कि सारे किसान लोग निकल गए, और ये लोग पीजेंट्स लोग सीज कर लिए जितने भी चर्टेक्स वगैरह था, जो वहाँ का मतलब हवेली की तरह कहलाता था, जिसमें नोबेल लोग रहते थे। और ये लोग उस पर अटैक कर दिए किसान लोग, और सारा ग्रेन व्रेन छीन लिए। उन लोग होल्ड करके रखा हुआ था सारा, मतलब जनता भूख मर रही थी, और नोबेल लोग सारा अनाज को जमा करके रखा हुआ था ब्लैक में बेचने के लिए। तो जनता ने उनको सीज कर लिया, छीन लिया, सारा डॉक्यूमेंट को जला दिया, जिसमें कि पुराना टैक्स था जनता के ऊपर लदा हुआ। और सारे नोबेल डर से भागने लगे। बहुत सारे नोबेल तो बगल वाले देश सब में चले गए, कुछ इंग्लैंड में, इधर उधर, जहाँ पे राजा लोग, जहाँ का किंग, सभी जगह किंगडम ही था, सभी जगह यही कंडीशन था, सोसाइटी सभी जगह इसी का तरह था। लेकिन फ्रांस में रिवोल्यूशन शुरू हो गया, तो ये लोग नोबेल लोग भाग गए दूसरे जहाँ पे मोनार्की है, दूसरे जगह चले गए। तो इस तरह से तब लुइस 16 भी शुरू में तो कोशिश किया था कि दबा दे, लेकिन वो समझ गया कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड है, तो उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, और उसने मान लिया कि पावर जो है, अब मेरा पावर, मतलब मोनार्क का पावर, किंग का पावर लिमिट हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेक करेगा। किंग ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक बहुत बड़ा मतलब जीत हो गया थर्ड स्टेट वालों का। और 4 अगस्त 1789 के रात में असेंबली एक डिक्री पास किया। डिक्री का मतलब एक तरह का कानून होता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार होगा तो डिक्री से काम होता है। तो डिक्री पास करके जितना भी फ्यूडल सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया, जितना भी प्रिविलेज था, सब पुराना ऑब्लिगेशन, प्रिविलेज, टैक्स सब खत्म कर दिया गया। और क्लर्जी से भी सारा टीथस टैक्स को छीन लिया गया, बंद करा दिया गया। और सारा चर्च, जितना बड़ा बड़ा लैंड ऑक्यूपाई किया हुआ था, सब छीन लिया गया। तो गवर्नमेंट तो अब इसी का हो गया था, थर्ड स्टेट वालों का ही सरकार हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन तो अब उन्हीं लोगों का चलेगा। तो इसलिए वो गवर्नमेंट अब इनकी हो गई, किंग तो बस एक लिमिटेड पावर का गया था। तो इसने गवर्नमेंट ने सब छीन के 2 बिलियन लीवर्स करेंसी, जो फ्रांस का करेंसी था, उसके वर्थ का एसेट, मतलब उतना एसेट, उस वैल्यू के एसेट को जब्त कर लिया। उसके बाद फिर
लगभग 2 साल में नेशनल असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया। ये सब घटना तो 1789 से चला आ रहा था, तो 2 साल लगा। इसी बीच जैसे हमने पढ़ा था कि सारा जितना भी प्रिविलेज, सारे चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था, सारे राइट्स को इक्वल कर दिया गया था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसका हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब मोनार्की रह गया, मतलब किंग तो रह गया, लेकिन सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से अब करना था किंग को अपने मन से कुछ नहीं कर सकता था, कॉन्स्टिट्यूशन मेन हो गया। तो नेशनल असेंबली जो है अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया 1791 में, और मोनार्क के पावर को लिमिट कर दिया गया। और ये पावर जो है एक आदमी के हाथ में अब नहीं रह गया, अब पावर 3, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने जो सजेशन दिया था उस हिसाब से पावर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जिससे क्या हुआ कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और ये सिस्टम कैसा था ये हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम देखो, एक हुआ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब किंग और मिनिस्टर्स थे, किंग और मिनिस्टर्स वो जो चुने हुए लोग आते थे, और किंग वही जो हेरिडेटरी रूलर था, वही लुइस 16 जो बॉर्बन फैमिली का था किंग। किंग जो है लेजिस्लेचर में आता था, नेशनल असेंबली जो वही जो 600 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव था नेशनल असेंबली। अब इसमें कुछ मेंबर को बढ़ा दिया गया था, 745 मेंबर्स, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो सभी लोगों को इंक्लूड किया गया, दोनों ग्रुप से, फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी लिया गया। उसके बाद नेशनल असेंबली था लेजिस्लेचर, और जुडिशियरी था जज वगैरह, 3 पार्ट में बढ़ गया। किंग जो है वो वीटो कर सकता था नेशनल असेंबली के किसी डिसीजन पे, किंग का वीटो हो सकता था। वीटो का मतलब किसी डिसीजन को रोकने का अधिकार होता है। और लेकिन नेशनल असेंबली को किंग के ऊपर कंट्रोल था, ये एरो से पता चल रहा है, नेशनल असेंबली किंग पे कंट्रोल कर रहा था। और नेशनल असेंबली जो है मतलब पार्लियामेंट एक तरह का वहाँ का, वो मिनिस्टर्स पे भी कंट्रोल कर रहा था। मतलब कोई मिनिस्टर अगर गलत करेगा तो नेशनल असेंबली हटा सकता था। और नेशनल असेंबली कैसे चुनाता था, तो ये वोट से नेशनल असेंबली चुनाएगा, ऐसा नहीं कि कोई प्रिविलेज से या इससे चुनाएगा। कोई भी मेंबर नेशनल असेंबली में जाएगा तो वो वोट से जाएगा, चुना के जाएगा, जिसको इलेक्टर्स लोग चुनेंगे। लेकिन एक इलेक्टर्स का बॉडी था जिसमें 50,000 लोग थे, मेन केवल। यहाँ पे एक गलती हुआ था, सिर्फ मेन को रखा गया था, वुमेन को नहीं रखा गया था अभी। और जो टैक्स देने वाले लोग हैं, कम से कम 3 दिन का टैक्स, वो लोग इसके वोटर थे। तो एक और गलती हुआ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं किया गया, मतलब सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिला, जिसके वजह से बाद में आगे चल के रेवोल्यूशन और आगे बढ़ा और सभी लोगों को वोटिंग राइट मिला। लेकिन अभी तत्काल अभी जो सिस्टम बना ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्टर्स था, 50,000 लोग मेन थे, वो वोट कर सकते थे। और सिटीजन को 2 ग्रुप में बांटा गया, एक हो गया एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन जो कि वोट दे सकते थे, और ये लोग 4 मिलियन थे पॉपुलेशन, मतलब 28 मिलियन टोटल पॉपुलेशन था फ्रांस का, जिसमें 4 मिलियन लोग ही वोटर थे। ये एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो वोट दे के इलेक्टर्स लोगों को चुनते थे, जो 50,000 मेन इलेक्टर्स, 50,000 मेन लोग थे, मर्द लोग, उसको वही लोग वोट दे सकते थे इलेक्टर्स, और इलेक्टर्स लोग चुनते थे नेशनल असेंबली को। तो एक्टिव सिटीजन जो कि मतलब टैक्स देने वाले लोग हैं, प्रॉपर्टी क्लास, थोड़ा बहुत भी, चाहे वो थर्ड स्टेट के भी हो, लेकिन हल्का फुल्का प्रॉपर्टी हो, हल्का टैक्स देने वाले लोग, वो लोग वोट दे के इलेक्टर्स को चुनते थे। 50,000 इलेक्टर को चुना जाता था, और इलेक्टर्स वोट दे करके नेशनल असेंबली को चुनते थे। और एक पैसिव सिटीजन था, मतलब इन लोगों का कोई रोल नहीं था, इन लोगों को कोई वोटिंग राइट नहीं मिला था। ये इसमें 3 मिलियन मेन आते थे, 3 मिलियन मेन, मतलब 3 मिलियन मेन का मतलब हो गया कि जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं। वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, और यूथ था जो 25 साल के नीचे के लोग थे। तो इस तरह से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ये सिस्टम बना। तो हम लोग ये जैसे अभी हम लोग इस बात को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि 1791 में पावर जो है लॉ बनाने का नेशनल असेंबली को था, और किस तरह से इलेक्शन सिस्टम था वो हमने देखा कि पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन थे। सिर्फ 25 साल से ऊपर के मेन जो थे, मर्द मेन, वही वोट दे सकते थे जो टैक्स देते हों।
टैक्स कितना, मतलब कि 3 दिन के लेबर के वेज का, साल में 3 दिन का जो लेबर के वेज के इतना टैक्स देता हो, जो लेबर कमाता है, लेबर का जो वेज था उस समय, उसके बराबर जो टैक्स देता है वो एक्टिव सिटीजन था, और इन लोग वोट दे सकते थे। और जितने भी वुमेन थे या रिमेनिंग मेन एंड वुमेन, दे वेर कॉल्ड एज पैसिव सिटीजन। इसके बाद असेंबली बनने के लिए टैक्स पेयर, असेंबली में जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं वो लोग असेंबली में चुना सकते थे, नेशनल असेंबली में जाने के लिए। तो थोड़ा सा अभी भी डेमोक्रेसी तो आया, लेकिन फुल डेमोक्रेसी नहीं आया, जिसका विरोध भी हुआ बाद में, जिसके लिए और फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे बढ़ा। और इसमें एक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन दिया गया, मतलब सभी को राइट दिया गया, मैन एंड सिटीजन, सारे मैन को दिया गया, वुमेन को नहीं दिया गया। जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब दिया गया। और ये सब नेचुरल और इनएलिएबल राइट माना गया। जैसे लॉकी ने जो राइट बताया था वो मेन लोगों को मिला, और ये बर्थ में ना हो करके बर्थ से मिल गया, मतलब सभी को मिल गया, इसको कोई छीन नहीं सकता था। तो अब जो स्टेट का ड्यूटी था, मतलब जो गवर्नमेंट का ड्यूटी था कि इस राइट को प्रोटेक्ट करे, लेकिन यहाँ पे एक गलती ये हुआ कि वुमेन को ये राइट नहीं मिला। तो यहाँ पे ये सब सारी राइट दी हुई है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 में वो 1 बाय 1 सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। जैसे मेन को पूरी तरह से फ्री और इक्वल माना गया, और उनको पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने का नेचुरल राइट मिला कि वो पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हैं, और कंट्री को सोवरेन माना गया, इस कंट्री के ऊपर कोई नहीं है। लिबर्टी को सबको दिया गया, मतलब सारे मेन को, लोगों को लिबर्टी है कि वो कर सकते हैं जो इंजूरियस ना हो, मतलब दूसरे को नुकसान ना हो, वैसा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से सिटीजन को राइट दिया गया कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लॉ जो है सबके लिए इक्वल है, कोई भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया सकता, एक्यूज़ नहीं किया सकता है। अगर लॉ के मतलब अगर लॉ में नहीं दिया है तो किसी आदमी को ऐसे अनलॉफुली नहीं अरेस्ट किया जा सकता है। हर सिटीजन को बोलने का राइट मिला, स्पीक करने का, लिखने का राइट, प्रिंट करने का, फ्रीली वो लिख सकता है। लेकिन हाँ, किसी के लिबर्टी को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये सब राइट पहले किसी को नहीं था, वो सब राइट मिला। तो ये सब किया गया, और सबके लिए इक्वल टैक्स बनाया गया, सभी को टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्ड स्टेट वाले देंगे। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को भी इनवाइबल राइट बनाया गया, मतलब कोई किसी का प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता है, कोई राजा किसी का प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता है, सभी लोगों को राइट है अपना। तो ये सब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में दिया गया। तो अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। I have 6 questions. First is question number 6. Explain the outbreak of the French Revolution. Explain the outbreak of the French Revolution. Question number 7. मतलब today in this part I am giving 3 questions. Question number 6, 7 and 8. Question number 7 is how France became a constitutional monarchy. How France became a constitutional monarchy. Question number 8. Who were Mirabeau and Abbesses? Question number 8. And the question number 9, explain Declaration of Rights of Man and Citizen. Explain Declaration of Rights of Man and Citizen. ठीक है। Mention one defect. Mention one defect. So one defect is that women didn't got these rights. And explain the new constitution of France. Question number 10. Explain the new political system of France. New political system of France. तो ये आपको ये सब देना है, इसमें एक्सप्लेन करना है कैसे
क्या क्या सिस्टम था ये सब एक्सप्लेन करना है, ये एक्सप्लेन करना है, ये सारा चीज़। लेकिन इसका एक डिमेरिट था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं मिला था। राइट इट्स शॉर्टकमिंग्स। तो शॉर्टकमिंग का मतलब इसकी कमियां क्या हैं? तो शॉर्टकमिंग्स में ये आएगा कि ऑल पीपल डिडंट गॉट राइट टू वोट, सम पीपल बिकेम ओनली पैसिव सिटीजन, वुमेन डिडंट गॉट, non-propertied class didn't got the right to vote. These are the demerits. So students, I hope you understood part 4 of French Revolution, and even after that, because of women didn't got right, non-propertied class didn't got right, so French Revolution is still further continued, and ultimately each and everyone got the right. So we will discuss these things in our next part. Okay, all the best. Thank you.